अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं जी पाक परवरदिगार के नाम से जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। उसकी नेमतों और अताओं का करोड़ों बार अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में सुबह सुबह मैंने जल्दी नाश्ता तैयार किया। असल में मेरा अंडा खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैंने एक अंडा बनाया सिर्फ हस्बैंड के लिए, और नाश्ते को मैंने रेडी किया। आपको बताइए कि हम लोग बड़ा सिंपल सा नाश्ता करते हैं। ये मैंने चाय का पानी रख दिया, साथ में मैं रोटियाँ बनाना शुरू कर दी, और ये हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। बड़ा ही सादा सा नाश्ता है। और नाश्ते से फारिग होकर हमारा जाने का इरादा था आज आई टेस्ट के लिए, तो हमें आई हॉस्पिटल जाना है। तो बस अब हम निकलते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं ये नागन चौरंगी। आप नागन चौरंगी का पुल देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरती से कराची का हिस्सा है, बहुत खूबसूरती से बनाया गया, मगर रोडें यहाँ की भी काफ़ी ख़राब हैं। और जिस वक्त हम आए थे तो देखिए यहाँ पर कितनी धूप निकली हुई है। ये वो जगह है जहाँ से कराची में मेट्रो सर्विस चलेगी, यानी कि ग्रीन लाइन बस यहाँ की चलेगी सुरजानी से टावर तक। तो ये रोड बनाई गई है इसकी, ये मेट्रो सर्विस है यहाँ पर। ये मेट्रो और कब चलेगी ये तो नहीं पता, कम से कम 5 साल का अर्सा हो गया इसको बनते हुए। और ये सर्विस कब ऑन होगी ये तो पता नहीं, मगर ये हाँ चलेगी। तो हम लोग हॉस्पिटल से करीब पहुँचने वाले हैं कि हम लोग तकरीबन थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस था, तो हमने पैदल चलने को ही तरजीह दी, क्योंकि पैदल चलना बहुत बड़ी नेमत है और ये सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर बड़े खूबसूरत टॉयज़ हैं, बच्चों की साइकिलें हैं और बच्चों के खिलौने हैं। इसके अलावा ये कैरी कॉर्ड, साइकिल्स, गाड़ियाँ। जैसी जैसी महंगाई बढ़ गई है वैसे वैसे इनके रेट भी ऐसे हो गए हैं कि इनकी कीमतें आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी। साथ थोड़ा सा आगे ये प्लास्टिक की चेयर्स की और टेबल्स की शॉप थी। बहुत खूबसूरत चेयर्स रखी हुई थी यहाँ पर। तो बस हम यहाँ से आगे चले, बस हॉस्पिटल पहुँचने वाले हैं। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। यहाँ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग अपनी बारी का वेट कर रहे थे। और अभी हमारी डॉक्टर साहब से शर्फ मुलाकात नहीं हुई है, तो हम अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। कमरे में तो हम लोग पहुँच चुके हैं। मैंने अपनी आई टेस्ट करवा लिए थे, डॉक्टर्स को हस्बैंड टेस्ट करवा रहे थे, तो मैं बैठ के उनका वेट कर रही थी। यहाँ पर ये डॉक्टर्स की आइटम्स रखे हुए हैं। बस जी हम हॉस्पिटल से फारिग हो गए। हॉस्पिटल के साथ ही ऑप्टिकल शॉप है, तो हमने सोचा कि हम यहीं पर अपने ग्लासेस बनने का ऑर्डर कर दें। जब हम आए थे तो बहुत शदीद धूप थी, और अब हवा चलने के बाद हल्की सी बारिश हो गई और थोड़ा सा मौसम बेहतर हो गया है। अब हम पहुंच चुके हैं आई ऑप्टिकल में। यहाँ पर हमने उनको ऑर्डर दिया, और ऑर्डर देने के बाद मैंने आप लोगों के लिए खूबसूरत सी वीडियो बनाई, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नाजुक और बड़े डिफरेंट तरह के फ्रेम रखे हुए थे, जो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मगर बस कीमतें भी बहुत ज़्यादा थी। हर एक की अपनी अलग अलग से रेट थे। इसके अलावा 350 में ग्लासेस लग रहे थे सादे। इसके अलावा जो मल्टीपल हैं उनके रेट अलग, प्रोग्रेसिव ग्लासेस के अलग। काफ़ी देर हम लोगों को यहाँ टाइम लगा, क्योंकि जब तक हम लोग मुतमईन नहीं हो गए हमने ऑर्डर नहीं किया। तो अच्छी तरह से मुतमईन होने के बाद हमने यहाँ पर अपने ग्लासेस का ऑर्डर दे दिया है, और फ़िलहाल अभी फ़ौरी तौर पर तो ये ग्लासेस बनेंगे नहीं, तो उन्होंने भी हमें 3-4 दिन का टाइम दिया है। इंशाल्लाह हम जब हमारे ग्लासेस तैयार हो जाएंगे तो फिर हम दोबारा लेने जाएंगे। यहाँ पर ही मेडिकल स्टोर भी है साथ में, जो डॉक्टर्स तजवीज़ करते हैं ड्रॉप्स वगैरह, तो वो यहीं से मिल जाते हैं। इसके लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस ऑप्टिकल शॉप के अंदर ही। 1 मिनट। और बाहर ही एक छोटा सा मेडिकल स्टोर भी है, साथ में टेक शॉप है ये। आप मौसम देखिए कितना प्यारा हो गया है, हवा चल रही है और बूंदें पड़ रही हैं।
मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये मौसम की खूबसूरत वीडियो ले लूँ। जब हम वहाँ से बाहर निकले तो मेरे हस्बैंड को बैटरी की शॉप नज़र आ गई, और आपको तो पता ही है कि बैटरी हमारी आखिरी सांसें ले रही है। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा मुतमईन होने के लिए मुख्तलिफ़ शॉप्स पर रेट वगैरह ले रहे थे। ये बैटरी की शॉप से रेट लिए, और मुख्तलिफ़ स्टाइल की यहाँ बैटरियाँ छोटे साइज़ की बड़े साइज़ की मौजूद थी। तो मेरे हस्बैंड ने सिर्फ शॉप देखकर रेट का आइडिया लिया, अभी फ़ौरी लेने का इरादा नहीं है। वहाँ से हम निकले तो हमें सामने पाइनएप्पल शेक की एक शॉप मिल गई, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे पाइनएप्पल शेक पीना है। तो बस हमने उसी का ऑर्डर दिया। यहाँ पाइनएप्पल शेक तैयार हो रहा है, और मेरे हस्बैंड थोड़ा उनका गला सेंसिटिव है, तो वो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये शेक जो था बर्फ़ के साथ बनाया था और ये बहुत ही ठंडा था। इसको मैंने अकेले ही हज़म किया, मतलब तो इस गिलास को मैंने अकेले ही पिया। मेरे हस्बैंड ने इसमें शेयरिंग नहीं की। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी पाइनएप्पल शेक है। और यहाँ से बस आप शेक ख़त्म करके बाहर निकलते हैं। तो दोपहर के खाने का टाइम तो निकल चुका था, तकरीबन हम लोग वापस आए हैं तो 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। चाय पी और रेस्ट किया। रात में मैंने कुछ नहीं बनाया था, एक खाने में चावल रखे हुए थे और थोड़ा सा तो बस मटन ग्रेवी का सालन था, तो मैंने उसी को गर्म किया और हम लोगों ने डिनर में यही हल्का फुल्का खाना खाया। तो जनाब रात के तकरीबन 10:30 बज चुके हैं। हमने छत पे जाने का इरादा कैंसिल कर दिया, क्योंकि आज दिन में बहुत ज़्यादा वॉक हो गई। क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का माइंड होता है कि जहाँ और जितना मिल सके हम लोग पैदल चलें, क्योंकि पैदल चलना सबसे ज़्यादा सेहत के लिए ज़रूरी है और इसको अवॉइड नहीं करें। दिन में जिस वक्त भी टाइम मिले, और अगर ना दिन में जाने का मौका मिले कहीं बाहर, तो रात में छत पर ज़रूर वॉक करें, ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जी मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, ख़ासकर उन लोगों से जो लोग ज़िंदगी से जल्दी मायूस हो जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, और ज़रा सा ज़िंदगी में कोई ऊंच नीच आ जाए, कोई इम्तिहान आ जाए, कोई अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ जाए, तो ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं और अल्लाह ताला से शिकवा शिकायत करने लगते हैं। तो मैं आपको एक खातून का किस्सा सुनाती हूँ। हमारे करीब में एक लेडी डॉक्टर हैं होम्योपैथिक की। मेरे अक्सर जो भी कोई इश्यूज़ होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट लूँ। मैं एलोपैथिक की तरफ बहुत है कि मुझे बहुत ज़रूरी है, वरना मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि होम्योपैथिक की दवा लेकर कोई भी इशू आया तो उसको ट्रीटमेंट कर लिया जाए। तो मैं उन्हीं के पास अमूमन जाती हूँ। इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 70+ है। तो उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताऊँ तो वहाँ पर आने वाली काफ़ी जो ख़वातीन हैं, जो जिनकी एज ज़्यादा है और जो उनको पहले से जानती हैं, उनके ज़रिए मुझे काफ़ी बातें पता चली। क्योंकि अक्सर हम लोग वहाँ बैठते हैं, वेट कर रहे होते हैं अपने नंबर का, तो आपस में ख़वातीन बात कर रही होती हैं, और जो लोग उन डॉक्टर को जानती हैं वो काफ़ी डिस्कस करती हैं। क्योंकि मुझे काफ़ी मालूमात उनकी ज़िंदगी के बारे में वहाँ से मिली हैं। जो ये लेडी डॉक्टर हैं, ये शादी होकर आई तो सास थी घर में, शौहर जल्दी दुनिया से रुखसत हो गए, यानी कि वो जल्दी बेवा हो गई अपनी कम उम्री के अंदर। उनके 2 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा और एक बेटी, मगर दोनों बेटा और बेटी एबनॉर्मल थे, यानी कि आप समझिए कि स्पेशल चाइल्ड थे। किसी में सुनने की इशू था, बोलने का इशू था। तो दोनों बच्चों के साथ फिर वो अपनी सास के साथ रहती थी। उनकी सास भी होम्योपैथिक की डॉक्टर थी। मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ, क्योंकि उस रूम में काफ़ी बाहर बच्चों की आवाज़ें आ रही थी, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी और मैं बात नहीं कर पा रही थी इजी तौर पे। तो मैं दूसरे रूम में आके मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो फिर खैर उन्होंने अपनी सास की जो फील्ड थी वो अख्तियार की, और उन्होंने होम्योपैथिक का अपनी सास के साथ रहते हुए काम किया, सीखा। उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना क्लिनिक कर लिया। सास की डेथ होने के बाद फिर उन्होंने मुकम्मल तौर पर संभाला। 2 बच्चों के साथ अकेली खातून और होम्योपैथिक का क्लिनिक करती थी। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको तरक्की दी, उनके काम में इतनी बरकत दी कि एक बहुत बड़ा क्लिनिक कर लिया। साथ में वो वहाँ पर ख़वातीन के केसेस भी करती थी। काफ़ी उनका बड़ा स्टाफ था, और इसके अलावा शाम में वो एक पर्सनल क्लिनिक में बैठती थी। तो काफ़ी अच्छा उनका, मतलब बहुत अच्छा कह लें कि सेटअप था उनका, बहुत अच्छा कमा रही थी। इनकम माशाल्लाह बहुत अच्छी थी उनकी, और उनके हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा दी है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा लेडीज़ होती थी। हम लोग अगर जाते थे, कभी जैसे मैं गई हूँ वहाँ पर, तो मुझे बाद दफ़ा 3-3 घंटे बैठ के वेट करना पड़ता था अपने नंबर का, और अगर हम छोड़ कर आ गए तो नंबर भी फिर नहीं मिलते थे। बहुत अच्छा, यानी कि जब मेरी शादी के बाद भी मैं उनके गई हूँ तो बहुत अच्छा सेटअप था माशाल्लाह। शाम में कभी मुझे उनकी क्लिनिक में जाना होता था तो वो क्लिनिक उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बना लिया, काफ़ी स्टाफ उसमें रख लिया। अब कहने की बात सारी ये कि उनके बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए। उसके बाद उनके करीबी फैमिली मेम्बर, आई थिंक देवर के साथ उनके इख्तिलाफ़ात हुए और देवर ने इनके ऊपर केस कर दिया।
किसी घर के कोई हिस्से के ऊपर या किसी मकान के ऊपर कोई केस हो गया और उन्होंने उस केस को लड़ा, यानी कि वो डॉक्टर थे, उन्होंने उस केस को लड़ा। उस केस को लड़ने में वो हार गई और हारने में उन्होंने इतना पैसा उस पर लगाया था कि उनके सारे हॉस्पिटल्स ख़त्म हो गए, उनका क्लिनिक ख़त्म हो गया और उनका अपना जो घर था ज़ाती जो उन्होंने बंगला लिया हुआ था वो घर उनका बिक गया। यानी कि आप समझिए कि वो बिल्कुल एक तरह से रोड पर आ गई। तो अब 2 बच्चों के साथ वो किराए के मकान में रहती थी। इसी दौरान में उन्होंने अपने बेटे और बेटी की शादी वट्टे सट्टे में कर दी। तो उनमें जिनसे शादी की उनमें भी थोड़ी बहुत कमी थी, मगर उनका ये था कि शायद औलाद होगी इसके बाद तो इंशाल्लाह वो नॉर्मल होगी। बेटा तो जो बहू लेकर आई तो माशाल्लाह वो तो फिर सेट हो गई, मगर बेटी को उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। डॉक्टर साहब की बेटी की वहाँ से डिवोर्स हो गई और वो अपने घर वापस आ गई। उसके बाद उन्होंने कोशिश करके फिर दोबारा से अपनी बेटी की शादी की गैरों के अंदर। उसके बाद उनके बेटी के जो दूसरे शौहर थे और उसने उसको तलाक भी नहीं थी, मगर वो छोड़ के चला गया और उससे उनका एक बेटा मतलब एक नवासा आ गया दुनिया के अंदर। तो फिर वो अपनी बेटी को वापस लेकर आ गई अपने घर दोबारा से। लाने के बाद ये सारा मसला भी चल रहा था इस सारे मसले में वो उनका केस भी चल रहा था और उसमें वो केस में हार भी गई। फिर वो अपनी बेटी भी वापस लेकर आ गई। तो बेटे के तो कोई औलाद नहीं हुई, बेटी से एक बेटा हो गया। अल्लाह ताला ने वो एक नॉर्मल नवासा अता किया, मगर उसके कुछ दिनों के बाद उनकी बेटी का इंतकाल हो गया। तो अभी उनकी तकरीबन 70 एज है। अब मैं आप लोगों को सिर्फ बताना ही चाह रही थी उनकी ज़िंदगी के बारे में, मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, मगर लब्बो लबाब मेरी बात का सारा ये है कि इतने क्राइसिस के बाद, इतना कारोबार फैलने के बाद, इतनी तरक्की करने के बाद दोबारा से नीचे जाना, बिल्कुल सिफर पर आने के बाद, और औलाद की तरफ से भी एक दुख के एक बेटी का इंतकाल भी हो गया और बच्चे भी अब नॉर्मल, शौहर भी जल्दी चले गए, उसके बावजूद उस बाहिम्मत खातून ने दोबारा से क्लिनिक खोला। यानी कि आप एज का अंदाज़ा करें कि 70+ उनकी एज है। अब उनके पास स्टाफ रखने के लिए बजट नहीं है, तो उन्होंने अपनी एक फैमिली की खातून है करीब की, उनको रखा अपने साथ और 2 ख़वातीन मिलकर दोबारा से एक ऐसी जगह पर क्लिनिक खोला है जो यकीन करें शायद उस क्लिनिक के बारे में किसी को पता भी ना हो। यानी कि एक होता है ना, रोड पर बनता है, कमर्शियल एरिया में क्लिनिक होता है। अब उनकी गुंजाइश ऐसी नहीं थी, तो गलियों के अंदर छोटा सा एक मकान लेकर बिल्कुल बहुत खस्ता हाल में, यानी कि वहाँ डॉक्टर के पास टेबल नहीं है। आप अंदाज़ा कर लें कि उनका बजट क्या होगा कि वो टेबल सेट नहीं कर सके, मगर जो उनके पेशेंट थे और जो उनको जानते थे, बस उन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ जाना शुरू किया है। और इतनी बुरी हालत में, इतनी खस्ता हालत में वो क्लिनिक इस वक्त, और वो दोबारा से उस क्लिनिक को खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि इतने हालात ख़राब होने के बावजूद, इतनी क्राइसिस के बावजूद, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, अपनी अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी और दोबारा से उन्होंने क्लिनिक को स्टार्ट करने की कोशिश की, और वो भी इस उम्र के अंदर। वरना इस उम्र में आकर लोग बैठ जाते हैं और हाथ पैर छोड़ देते हैं, बिल्कुल कोई काम करने की तरफ ध्यान नहीं होता, मायूस हो जाते हैं। मगर अभी मेरी रिसेंटली उनसे मुलाकात हुई इस वीक के अंदर, तो माशाल्लाह से उसी तरह से वही लहजा, वही बात करने का अंदाज़, वही एक्टिव और वही उम्मीद और वही चेहरे के ऊपर इत्मीनान कि मुझे तो लगता है कि इतने हादसात के बाद तो दुनिया से इंसान बिल्कुल बेदार हो जाता है। तो मकसद ये कहने का कि जो लोग मायूस हो जाते हैं, अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करते हैं, तो आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए और देखिए कि लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कैसे कैसे क्राइसिस से निकल रहे हैं, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ते। तो मैं तो ये कहूँगी कि आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं छोड़ें, अल्लाह से मायूस ना हो, हमेशा उम्मीद रखें, अल्लाह ताला अपने बंदों की ज़रूर सुनता है। तो ये मेरी मुख्तसर सी डिस्कस थी, क्योंकि मेरा रिसेंटली इनसे मुलाकात हुई, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इनकी लाइफ को डिस्कस करूं। नाम मैं लेना नहीं चाहती, ना मैं क्लिनिक का और ना मैं किस इलाके में, लेकिन नाम लेना चाहती हूँ क्योंकि कुछ मुनासिब नहीं लगता कि मैं किसी की बात को इस तरह से ओपन करूँ। सिर्फ मैंने आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये उनकी ज़िंदगी को अपनी वीडियो में डिस्कस किया है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहूँगी कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे उदास और मायूस मत हों और अल्लाह ताला का नाशुक्रपन ना करें, हमेशा हर हाल में उसका शुक्र अदा करें। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए और अच्छी व्लॉग्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।